आज हम कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 11 ध्वनि पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, हमारे पास एनसीईआरटी पर आधारित कुछ नोट्स हैं। और हम इन नोट्स के हर एक हिस्से को लाइन दर लाइन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है। बिल्कुल। चलिए पहले पृष्ठ से शुरू करते हैं। यहाँ शीर्षक है ध्वनि कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 11 एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण नोट्स। इसका मतलब है कि हम ध्वनि के बारे में सब कुछ सीखेंगे, जो कक्षा 9 के विज्ञान पाठ्यक्रम का 11वां अध्याय है। और ये सारी जानकारी एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित है। हाँ, जो इसे परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। ठीक है, तो अगले पृष्ठ पर शीर्षक है ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है। इसमें पहला बिंदु है परिभाषा। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण सुनने का संवेदन उत्पन्न करती है। सरल शब्दों में कहें तो ध्वनि एक तरह की एनर्जी है। अच्छा। जब ये एनर्जी हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें कुछ सुनाई देता है। ये वैसी ही ऊर्जा है जैसे प्रकाश या गर्मी होती है, बस इसका रूप अलग है। आगे लिखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। देखिए, ये विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसका मतलब है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। जैसे जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथों की गति की जो ऊर्जा है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा, वो ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। अच्छा, तो अब आते हैं उत्पादन पर। पहला पॉइंट है ध्वनि कंपन वाइब्रेशन द्वारा उत्पन्न होती है। हाँ। और कंपन का अर्थ किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। इसका मतलब है कि कोई भी चीज जो ध्वनि पैदा कर रही है वो असल में बहुत तेजी से हिल रही है या कांप रही है। अच्छा। इसी कांपने को हम कंपन कहते हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न हो ही नहीं सकती। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, जैसे कि वाक तंतुओं का कंपन। बिल्कुल। जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में मौजूद वाक तंतु कांपते हैं। दूसरा है पक्षी का पंख फड़फड़ाना। हाँ, जब पक्षी उड़ता है तो उसके पंखों के फड़फड़ाने से जो कंपन होता है उससे भी ध्वनि आती है। और खींचा हुआ रबर। सही है। अगर आप एक रबर बैंड को खींचकर छोड़ें तो उसके कांपने से भी एक आवाज पैदा होती है। ये सब कंपन के ही उदाहरण हैं। यहाँ एक चित्र भी है। इसमें एक ट्यूनिंग फोक को पानी से भरे बीकर में डुबोया गया है और पानी में लहरें उठ रही हैं। हाँ, इस चित्र में यही दिखाया गया है कि जब एक कंपायमान मतलब कांपते हुए ट्यूनिंग फोक को पानी में डालते हैं तो उसका कंपन पानी में भी लहरें पैदा कर देता है। तो ये साबित करता है कि ध्वनि कंपन से ही उत्पन्न होती है। एकदम सही। चलिए अगला विषय है ध्वनि का संचरण। इसमें लिखा है ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम ठोस द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। संचरण का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ध्वनि को चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है जिसे माध्यम कहते हैं। ठीक है। ये माध्यम हवा हो सकता है जो कि गैस है, या पानी जो द्रव है, या कोई दीवार जो ठोस है। और एक बहुत जरूरी बात लिखी है, महत्वपूर्ण, ध्वनि निर्वात वैक्यूम में संचरित नहीं हो सकती। बिल्कुल। जहां कुछ भी नहीं होता यानी निर्वात या वैक्यूम जैसे कि अंतरिक्ष में, वहां ध्वनि नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि उसे चलने के लिए कण नहीं मिलते। अच्छा, तो कैसे चलती है ध्वनि? पहला पॉइंट है कंपायमान वस्तु अपने पास के कणों को धक्का देती है। हाँ। कण स्वयं श्रोता तक नहीं जाते, वे केवल अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करते हैं। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे साइकिलें एक लाइन में खड़ी हैं। ठीक है। अगर आप पहली साइकिल को धक्का दें तो वो दूसरी से टकराएगी, दूसरी तीसरी से, और ऐसे ही धक्का आगे बढ़ता जाएगा। मतलब साइकिलें खुद चल के आगे नहीं गईं? नहीं, बस उन्होंने धक्का आगे पहुंचा दिया। ठीक इसी तरह ध्वनि भी माध्यम के कणों को धक्का देकर अपनी ऊर्जा आगे बढ़ाती है। कण अपनी जगह पर ही कांपते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट है, यह विक्षोभ आगे बढ़ता है। हाँ, यही विक्षोभ या डिस्टर्बेंस ही ध्वनि तरंग है। इसीलिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। इन्हें यांत्रिक तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें चलने के लिए किसी यांत्रिक माध्यम मतलब कणों की आवश्यकता होती है। यहाँ एक चित्र भी है जिसमें कणों की एक श्रृंखला दिखाई गई है जो एक दूसरे को धक्का देकर ऊर्जा को आगे बढ़ा रही है। हाँ, चित्र में यही प्रक्रिया दिखाई गई है कि कैसे एक कण का कंपन अगले कण को कंपित करता है और ध्वनि की लहर आगे बढ़ती जाती है। अब अगला विषय है
अनुदैर्ध्य तरंगे। इसकी परिभाषा है जब माध्यम के कण विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर पैरेलल गति करते हैं। जिसका मतलब है कि कण उसी दिशा में आगे पीछे कांपते हैं जिस दिशा में ध्वनि की लहर जा रही है। अच्छा, ये कुछ एक स्प्रिंग या स्लिंकी की तरह है जिसे दबाकर छोड़ने पर वो आगे पीछे होता है। इसकी संरचना के बारे में बताया गया है। हाँ, पहला है संपीड़न, कॉम्प्रेशन। सी, उच्च दाब और उच्च घनत्व का क्षेत्र, कण पास। जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये कणों को कहीं कहीं पर बहुत पास धकेल देती है, उसे संपीड़न कहते हैं। और दूसरा है विरलन, रेरफैक्शन आर, निम्न दाब और निम्न घनत्व का क्षेत्र, कण दूर। और फिर कण फैल जाते हैं और दूर हो जाते हैं, उस जगह को विरलन कहते हैं। ये संपीड़न और विरलन का क्रम ही आगे बढ़ता है। यहाँ एक एक्टिविटी बॉक्स है जिसमें एक स्लिंकी का चित्र है। चित्र में स्लिंकी के कुछ हिस्से सी पास और कुछ आर दूर दिखाए गए हैं। हाँ, ये चित्र अनुदैर्ध्य तरंग को बहुत अच्छे से समझाता है। कैसे? देखिए, जहां स्लिंकी के छल्ले दबे हुए हैं वो संपीड़न है और जहां फैले हुए हैं वो विरलन है। और नीचे एक तरंग का ग्राफ भी है। हाँ, नीचे का ग्राफ इसी उतार चढ़ाव को दिखाता है। जो चोटी वाला हिस्सा है वो संपीड़न को और जो नीचे वाला हिस्सा है वो विरलन को दर्शाता है। ठीक है, अगला विषय है ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। ओके। इसमें तीसरा पॉइंट है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। एक दोलन पूरा करने में लगा समय। इसका सूत्र है T = 1v और SI मात्रक सेकंड है। आवर्तकाल का मतलब है कि माध्यम के कण को एक पूरा कंपन, मतलब आगे जाकर वापस अपनी जगह आने में कितना समय लगता है। और ये आवृत्ति का उल्टा होता है। हाँ, ये आवृत्ति न्यू का उल्टा होता है। अगर आवृत्ति ज्यादा है तो आवर्तकाल कम होगा। इसे हम सेकंड में मापते हैं। निष्कर्ष, आवृत्ति हमें बताती है कि कोई घटना कितनी जल्दी घटित हो रही है। बिल्कुल, आवृत्ति यानी एक सेकंड में कितने कंपन हुए और आवर्तकाल यानी एक कंपन में कितना समय लगा को दिखा रहा है। हाँ, चित्र में एक घड़ी आवर्तकाल मतलब समय को दिखा रही है और तरंगे आवृत्ति को, और तीर ये दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से उल्टे रूप से संबंधित हैं। अगला शीर्षक है तारत्व और आयाम, पिच एंड एम्पलीट्यूड। ये बहुत दिलचस्प है। पहले तारत्व, पिच। नोट्स कहते हैं यह आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति = उच्च तारत्व, जैसे सीटी महिला की आवाज, और निम्न आवृत्ति = निम्न तारत्व, जैसे ढोल पुरुष की आवाज। सरल भाषा में तारत्व का मतलब है आवाज का पतला या मोटा होना। अच्छा, अगर कंपन बहुत तेजी से हो रहा है, मतलब उच्च आवृत्ति, तो आवाज पतली या तीखी होगी, जैसे सीटी। और अगर कंपन धीरे धीरे हो रहा है, मतलब निम्न आवृत्ति, तो आवाज मोटी या भारी होगी, जैसे ढोल की आवाज। यहाँ दो ग्राफ भी हैं। हाँ, उच्च आवृत्ति वाली तरंग पास बनी है और निम्न आवृत्ति वाली दूर। पारित करता है। अधिक आयाम = प्रबल ध्वनि, लाउड साउंड। आयाम का मतलब है कंपन का आकार, मतलब कण अपनी जगह से कितना ज्यादा ऊपर नीचे या आगे पीछे हो रहे हैं। तो जितना ज्यादा आयाम उतनी तेज आवाज। बिल्कुल, जितना ज्यादा आयाम होगा ध्वनि उतनी ही तेज या लाउड होगी। कम आयाम का मतलब है धीमी आवाज। यहाँ भी दो ग्राफें, एक में तरंग की ऊंचाई ज्यादा है यानी अधिक आयाम, और दूसरे में कम है मतलब कम आयाम। अगला विषय है गुणता, टोन और स्वर। क्वालिटी, टोन एंड नोट। ओके। गुणता, टिम्बर, वह अभिलक्षण जो समान तारत्व और प्रबलता वाली दो ध्वनियों में अंतर करता है। गुणता वो गुण है जिससे हम पहचान पाते हैं कि आवाज गिटार की है या सितार की, भले ही दोनों पर एक ही नोट और एक ही जोर से बजाया जाए। अच्छा, और टोन क्या है? टोन एकल आवृत्ति, सिंगल फ्रीक्वेंसी की ध्वनि, मतलब एक बिल्कुल शुद्ध अकेली आवृत्ति की ध्वनि। और स्वर, नोट, स्वर वह अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि, सुनने में सुखद, जैसे संगीत में होता है, जो सुनने में अच्छा लगता है। और शोर, ये कर्णप्रिय नहीं होता। शोर भी कई आवृत्तियों का मिश्रण है, लेकिन वो सुनने में कर्कश और अप्रिय लगता है। यहाँ 3 ग्राफ है। हाँ, ये तीनों के तरंग रूप को दिखाते हैं। टोन की तरंग बिल्कुल साफ है, स्वर की तरंग जटिल लेकिन नियमित है, और शोर की तरंग पूरी तरह से अनियमित और अस्त व्यस्त है। अब है ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। सूत्र है V = लैम्डा × न्यू, यानी चाल = तरंग दैर्ध्य × आवृत्ति। हाँ, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है। पहला, ध्वनि की चाल माध्यम के ताप
और प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा, क्रम, ठोस, द्रव, गैस। ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है। ये बहुत जरूरी है। ठोस चीजों में कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ध्वनि उनमें सबसे तेज चलती है। गैस में कण दूर दूर होते हैं, इसलिए चाल सबसे कम होती है। और तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। हाँ, गर्मी बढ़ने पर कणों में ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। वायु में ध्वनि की चाल के आंकड़े भी दिए हैं। क्या? 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 ms और 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 ms। हाँ, तापमान के साथ चाल में ये बदलाव दिखता है। आगे है ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके। इसका नियम है, प्रकाश की भांति ध्वनि भी परावर्तित होती है। परावर्तन का मतलब है किसी सतह से टकराकर वापस लौटना। जैसे गेंद दीवार से टकराकर लौटती है, ध्वनि भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। इसके नियम क्या है? नियम प्रकाश के परावर्तन जैसे ही हैं। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और दूसरा, आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें 2 पाइप एक दीवार के सामने रखे हैं। एक से ध्वनि जा रही है और दीवार से टकराकर दूसरे पाइप से सुनाई दे रही है। हाँ, ये चित्र परावर्तन के नियम को ही दिखाता है। आपतन कोण θi और परावर्तन कोण θr बराबर दिखाए गए हैं, जिससे साबित होता है कि ध्वनि एक निश्चित नियम के अनुसार ही परावर्तित होती है। ठीक है, अगला विषय है प्रतिध्वनि। परिभाषा, किसी परावर्तक वस्तु से टकराकर ध्वनि का पुनः सुनाई देना। इको या प्रतिध्वनि तब सुनाई देती है जब हमारी बोली हुई आवाज किसी दूर की चीज, जैसे पहाड़ या दीवार, से टकराकर वापस हमारे कानों तक पहुंचती है। इसकी अनिवार्य शर्तें, कंडीशंस। पहली शर्त है कि ध्वनि की संवेदना मस्तिष्क में 0.1 सेकंड तक रहती है। अच्छा। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए समय अंतर 0.1 सेकंड होना चाहिए। मतलब असली आवाज और टकराकर आई आवाज के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का अंतर हो। और न्यूनतम दूरी? न्यूनतम दूरी स्रोत से अवरोधक की दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस पर। अब है अनुरणन, रिवर्बरेशन। हाँ। परिभाषा, किसी बड़े हॉल में ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का बना रहना। जब किसी बड़े खाली हॉल में आवाज गूंजती है तो उसे अनुरणन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्वनि दीवारों, छत और फर्श से बार बार टकराती रहती है। इसकी समस्या है कि ध्वनि स्पष्ट नहीं सुनाई देती, धुंधली। हाँ, आवाज साफ नहीं आती। और समाधान? दीवारों, छत पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ, साउंड अब्जॉर्बेंट्स लगाना, जैसे कि संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर, भारी पर्दे। ये चीजें ध्वनि को सोख लेती हैं। अगला विषय है बहुल परावर्तन के उपयोग, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके। पहला है मेगाफोन लाउडस्पीकर, जो ध्वनि को एक दिशा में भेजते हैं। हाँ, ये आवाज को एक दिशा में केंद्रित करते हैं। दूसरा है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की ट्यूब में दिल की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तित होकर डॉक्टर के कान तक पहुंचती है। और तीसरा, कॉन्सर्ट हॉल की छतें वक्राकार, कर्व्ड बनाई जाती हैं। हाँ, ताकि ध्वनि परावर्तित होकर पूरे हॉल में बराबर फैले और हर किसी को साफ सुनाई दे। अब है श्रव्यता का परिसर, रेंज ऑफ हियरिंग। यहाँ एक स्केल पर 3 भाग दिखाए गए हैं। पहला, अवश्रव्य, 20 हर्ट्ज से कम, उदाहरण व्हेल, हाथी, गैंडा। इसका मतलब है कि हम इंसान हर तरह की ध्वनि नहीं सुन सकते। तो हमारी सीमा क्या है? हमारी सीमा है श्रव्य ध्वनि, ऑडिबल, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, उदाहरण मनुष्य। और तीसरा है पराश्रव्य, अल्ट्रासाउंड, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, उदाहरण डॉल्फिन, चमगादड़। हाँ, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अवश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली को पराश्रव्य कहते हैं, जिन्हें कुछ जानवर सुन सकते हैं। एक नोट बॉक्स में लिखा है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और कुत्ते 25 किलोहर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ये एक रोचक तथ्य है कि छोटे बच्चों और कुछ जानवरों जैसे कुत्तों की सुनने की क्षमता वयस्कों से ज्यादा होती है। अगला विषय, श्रवण सहायक युक्ति, हियरिंग एड। इसकी कार्यविधि क्या है? पहला है माइक्रोफोन, जो ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलता है। फिर एम्पलीफायर, उन संकेतों को प्रवर्धित मतलब एम्पलीफाई करता है। और आखिर में स्पीकर प्रवर्धित संकेत को वापस ध्वनि में बदलकर कान में भेज देता है। हाँ, ये मशीन उन लोगों की मदद करती है जिन्हें कम सुनाई देता है। अब है पराश्रवी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसकी विशेषता है, उच्च आवृत्ति के कारण ये अवरोधों में भी एक निश्चित पथ पर चलती है। हाँ। पहला उपयोग है सफाई, क्लीनिंग।
कठिन पहुंच वाले भागों से धूल, चिकनाई हटाने के लिए। हाँ, इससे मशीनों के उन पुर्जों को साफ किया जाता है जहां हाथ नहीं पहुंच सकता। दूसरा है दोष का पता लगाना, फ्लॉ डिटेक्शन, धातु के ब्लॉकों में दरारें ढूंढने के लिए। बिल्कुल, अगर धातु के अंदर कोई दरार होती है हाँ। तो अल्ट्रासाउंड तरंग उससे टकराकर वापस आ जाती है, जिससे दोष का पता चल जाता है। इसके कुछ और अनुप्रयोग भी हैं, बताइए। जैसे इकोकार्डियोग्राफी, हृदय का प्रतिबिंब बनाने के लिए। हाँ, मेडिकल क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड बहुत उपयोगी है। और अल्ट्रासोनोग्राफी, हाँ, आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब और गर्भ में भ्रूण की जांच। बिल्कुल। और शल्य चिकित्सा में भी। हाँ, गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए। इससे बिना ऑपरेशन के शरीर के अंदर की पथरी को तोड़ा जा सकता है। और आखिरी पृष्ठ पर है महत्वपूर्ण सूत्र और सारांश। एक रिविजन चेकलिस्ट। हाँ, T = V, V = λ/V, वायु में चाल 22 डिग्री सेल्सियस 344 ms प्रति ध्वनि, दूरी = 17.2 मीटर्स और श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज। यह इस पूरे अध्याय का सार है। इसमें वे सभी मुख्य सूत्र और तथ्य हैं जो हमें याद रखने चाहिए। और एक जरूरी नोट, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ध्वनि को चलने के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये था ध्वनि अध्याय का एक विस्तृत विश्लेषण सीधे नोट से। हमने ध्वनि की प्रकृति, उसके संचरण, उसके गुणों और हमारे जीवन में उसके उपयोगों को समझा। हमने देखा कि ध्वनि तरंगे केवल सुनने के लिए ही नहीं है, बल्कि वे देखने, साफ करने और यहाँ तक कि इलाज करने में भी सक्षम हैं। ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह हम ध्वनि तरंगों का उपयोग सोनार और अल्ट्रासाउंड में करते हैं, भविष्य में इन तरंगों के और क्या-क्या आश्चर्यजनक उपयोग हो सकते हैं। बिल्कुल, शायद उन तरीकों से जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।